कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे क्लास 12th में, तो क्लास 12 ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का देखिए मॉडल सेट जो आया हुआ है, उसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों ही देखिए जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो एक ही वीडियो में कंप्लीट आपको लेक्चर में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इससे जरूरी बात सबसे पहली बात, आप हिस्ट्री बोलिए, इंग्लिश कोर बोलिए, इलेक्टिव बोलिए, हिंदी को, सारे के सारे वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप जाके उन वीडियो को जरूर देख सकते हैं, अपने एग्जाम की तैयारी जरूर कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पर बोल ही दिया गया कि टोटल आपको 35 सवाल बोलेंगे, 35 नंबर आपको मिलने वाले और सभी क्वेश्चन के लिए 1-1 मार्क्स मिलने वाले। और सभी क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे बनाना है। गलत उत्तर के लिए आपका कोई अंक नहीं काटा जाएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, आपको याद होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं, क्या बताया यहाँ पर। तो देखिए पहला ही सवाल आपसे बोला हुआ है कि मानव जो भूगोल है, क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तन से संबंध करता है। यह जो कथन है देखिए किसने कहा, हमें यह बताना है। तो देखिए ये जो कथन है ये कुमारी सैंपल के द्वारा दिया गया कथन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं, यानी सीधा बात है जहां पर कम पॉपुलेटेड एरिया वाला हमको बताना है। ठीक है, कौन सा नहीं है बताना है। ठीक है, तो ये देखिए सारे के सारे क्षेत्र, ये अटाकामा हो गया, भूमध्य सागर वाला प्रदेश हो गया, पोलर रीजन, ये सारे के सारे क्या है, पॉपुलेटेड एरिया है। कौन सा नहीं बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे पास सी। ठीक है, फिर अगला सवाल हमारे पास, प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक होता है, यानी पुश एंड पुल फैक्टर इरेस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमें ये बताना है। तो माइग्रेशन के लिए, लैंड डिग्रेडेशन यानी भू निमीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, या फिर गंदी बस्तियों के लिए। तो सीधा बात ये किसके लिए उत्तरदायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवासी, यानी माइग्रेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, फिर अगला सवाल हमारे पास, सबसे कम लिंगानुपात अनुपात जो होता है वो किस देश का है, हमें ये बताना है। तो वो है, पता कौन सा देश सभी में से, वो है लाटविया। और सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, तो वो है यूनाइटेड अरब अमीरात हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला हमारे पास, मानव विकास की जो अवधारणा है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी थी, यह हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए मानव विकास की अवधारणा है वो किस विद्वान ने दी थी, ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, वो होगा डॉक्टर महबूब उल हक। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर कौन सा एक रोपण कृषि नहीं है, मतलब जिसे हम लोग रोपते नहीं है, सीधा बात ये बताना है, तो हो जाएगा वो वीट। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी इसका राइट आंसर होगा। फिर सबसे उच्चतम देखिए साक्षरता दर, केरल नहीं है, देखिए ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छा हमारे पास कैसे यूनिट रेट में जो है वो लक्षद्वीप है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जो जनसंख्या, तो भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो 121 करोड़। वर्तमान में भी कम से कम डाटा जा सकता है, 140 करोड़ के ऊपर डाटा पार होगा। ठीक है, ये 2011 की जनसंख्या का रिपोर्ट है। फिर नई औद्योगिक नीति की जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1991 को। कब हुई थी, 1991। ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, मतलब नदी के किनारे नहीं बताना है। कोलकाता, आगरा, भोपाल या फिर पटना। तो कौन सा नहीं है, वो है भोपाल। ये तीनों नदी के किनारे बेसिकली। ठीक है, अगला हमारे पास, शुष्क कृषि निम्नलिखित में से कौन सी फसल, मतलब शुष्क मतलब सीधा बात है कौन सा ड्राई में नहीं उगाया जाता हमें। ठीक है, तो ये बताना है। तो कौन सा, रेगी है, ज्वार है, मूंगफली जिसे पीनट्स पे कहा जाता है, और गन्ना है। तो कौन सा नहीं उगाया जाता, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गन्ना यानी शुगर कैन। फिर अगला है, भारत में देखिए नदी द्रोणी में उपभोग योग्य जल निम्नलिखित में से किस देश में मतलब किस में पाया जाता है, कौन सी नदी में, सिंधु नदी में, कृष्णा में, गोदावरी या कावेरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी। फिर तो हीराकुंड डैम, ये तो सबको मालूम होगा, किस नदी पे बना हुआ, कमेंट बॉक्स बताइएगा भारत के किस राज्य में है। तो हीराकुंड डैम भारत में कौन सी नदी पे, तो वो है महानदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर जो किन में रखा गया उनको बताना है। पुणे हो गया, सूरत हो गया, पटना या रांची। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वो हो जाएगा पुणे, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला है हमारे पास, चलवासी पशुचारण करने वाली जो जनजाति है वो कौन सी हमें बताना है, पिग्मी, मसाई, युकागिर या फिर पपुआन। तो कौन सी जनजाति हमें बताना है, तो है मसाई, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला सवाल है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है कहां पर, पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानों में, पठार में या फिर मरुस्थल में। तो सबसे ज्यादा कहां पर केंद्रित है, वो है बच्चों मैदानों में। तो 16 का क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अमीरात के लिंगानुपात को निम्न किया, ये हमें बताना है। मतलब कौन सा, देखिए सीधा सीधी बात है, कौन सा फैक्टर है, तो वो है देखिए पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास होता है, उसी का सिलेक्टेड माइग्रेशन फॉर द मेल वर्किंग पॉपुलेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास कहलाता है, इन चारों ऑप्शन में से बताना है, वो है हमारा नॉर्वे। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर निम्नलिखित में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है, कौन से मैदानों में, यह हमें बताना है। ठीक है, तो वो कौन सा नहीं होता है, अमेजन रिवर में। ठीक है, मतलब अमेजन का जो रीजन होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत का देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर जो जनघनत्व है वो वर्ष 2011 के अनुसार कितना था, 1 किलोमीटर रेडियस पे कितने लोग रहते थे ये बताना हमें, तो था 382, ऑप्शन नंबर डी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है प्रवास का आकर्षक या अनुकूलक कारक है, महामारी हो गया, राजनीतिक अस्थिरता, रोजगार के अवसर, या फिर जल की अनुपलब्धता। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा बच्चों, वो होगा रोजगार के अवसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है, ये हमें बताना है। तो उस 2016 की रिपोर्ट के अनुसार बताना है, तो होगा ऑप्शन नंबर सी 131। ठीक है, फिर नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप में होते हैं, किस रूप में बेसिकली ये पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा पंखा प्रतिरूप, ऑप्शन नंबर सी। फिर आर्द्र कृषि में कितने वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है आर्द्र कृषि में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कम से कम 75 सेंटीमीटर से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भौमजल संसाधन पाया जाता है, ये हमें बताना है। तो कौन सी नदी है, वो है गंगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किस विद्वान ने किया था, तो याद रखिएगा डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को देखिए ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई थी, तो ये 1921 का जो साल था उससे कहा गया था। ठीक है, तो 27 का क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में देखिए जो स्थानांतरित मतलब शिफ्टिंग कल्चर को क्या कहा जाता है, तो मालूम ही होगा आपको, सीधा बात झूम कल्टीवेशन कहा जाता है। तो अगला है दो देश के मध्य व्यापार को हम लोग क्या कहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, ऑप्शन नंबर डी। फिर कोची पतन कहाँ पर है, मतलब कोची का जो पोर्ट है कहाँ पर है, तो केरल में सीधा सीधी है। विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन सा है, उत्तरी अटलांटिक जो महासागर का मार्ग है वो सबसे विश्व का व्यस्तम क्या है, समुद्री मार्ग है। पनामा जो जल संधि यानी पनामा नहर किसको जोड़ती है, तो याद रखिए ये सवाल भी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को ये जोड़ती है। फिर जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है ये किस देश में स्थित है, तो ये रूस में, याद रखिएगा। ठीक है, क्या यहाँ पर रूस में, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला सवाल है पूर्वी पश्चिम गलियारा किसको जोड़ता है, याद रखिएगा ये किसको जोड़ता है, तो सिलचर को कैसे जोड़ता है, पोरबंदर से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मुंबई में सबसे पहले जो सूती वस्त्र कारखाना स्थापित क्यों किया गया था, क्योंकि देखिए मुंबई पतन मतलब मुंबई पोर्ट वाला इलाका, सही बात है, एक फाइनेंशियल कैपिटल ये भी सही है, और यहाँ पर कपास का उत्पादन अच्छा खासा होता है क्योंकि महाराष्ट्र में बेसिकली काली मिट्टी पाई जाती है, तो इसलिए तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरह करके देखिए हमारे ज्योग्राफी के जितने भी एमसीक्यू थे वो कंप्लीट होते हैं। अब आइए मैं एक एक करके सभी सब्जेक्टिव सवालों का आपको जवाब बताता हूं, आप लोग अपने कॉपी नोट डाउन करके अच्छे से याद करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इतना दूर, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करने में कमी मत करिएगा, जितने व्हाट्सएप ग्रुप में जहां भी जुड़े हुए हैं अपने दोस्तों को आप लोग शेयर जरूर करिएगा। देखिए ये है हमारा बच्चों सब्जेक्टिव पार्ट, सॉरी, ठीक है, जिसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 19 है, 1 से नंबर 7 तक जो हमारे पास अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें आपको देखिए 7 सवाल है, जिनमें किन्हीं 5 का जवाब देना है। एक क्वेश्चन के लिए देखिए आपको 1 नंबर, इन 5 सवालों के लिए 5 नंबर मिलेंगे। 8 से लेकर 14 नंबर तक सवाल जो है ये, इनमें से आपको टोटल यहाँ पर भी 7 सवाल दिए गए, और साथ में देखिए क्या करना है, किन्हीं आपको क्या करना है, 5 सवाल को जवाब देना है, और एक सवाल पे देखिए सीधा सीधी बात है आपको 3 नंबर, और इस सेक्शन से आपको 15 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और कम से कम 50 वर्ड लिखना है आपको, ये बात याद रखिएगा। अगला जो सेक्शन है हमारे पास, जिसमें 15 से लेकर 19 नंबर तक 5 सवाल दिए गए, जिनमें किन्हीं 3 सवाल का जवाब देना है। एक संख्या पे आप एक सवाल का जवाब देने पे 5 नंबर, 3 सवाल जवाब दीजिएगा, टोटल 15 नंबर आपको मिलने हैं। कम से कम अधिकतम आप 100 वर्ड से आपको ऊपर लिखना है, और ये रहे वो आपके सवाल। यहाँ पर आपको सारे के सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं, और मैं आपको सारे के सारे आंसर एक एक करके बताता चलूंगा। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पे न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर करिएगा। तो चलिए आइए वीडियो को हम लोग देखते हैं। देखिए पहला नंबर का जो आंसर होगा हमारे पास, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें, यानी डिफाइंड पॉपुलेशन डेंसिटी। तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जो लोगों की संख्या है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। फिर अगला सवाल है हमारे पास, रोपण कृषि किसे कहा जाता है। तो रोपण कृषि जो होती है वो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, जिसमें हम लोग चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल क्या करते हैं, उगाई करते हैं। फिर सशक्तिकरण क्या यानी एम्पावरमेंट। तो सशक्तिकरण का अर्थ एक ऐसी क्रिया है जिसके तहत शक्तिहीन लोगों को अपने जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रित करने के बेहतर मौके मिल जाते हैं। ठीक है,
फिर अगला हमारे पास जो ग्राउंड वाटर यानी भूगर्भिक जल संसाधन से क्या तात्पर्य है, यानी जो जल हमें सीधा बात है धरती की सतह से मिलता है, नीचे की सतह से, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे कहा जाता है भूगर्भिक जल कहा जाता है। फिर अगला हमारे पास मानव भूगोल क्या है, तो मानव भूगोल सीधा बात है भूगोल की प्रमुख शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों को हम लोग अध्ययन करते हैं। फिर निजीकरण क्या है, यानी प्राइवेटाइजेशन क्या है, तो देखिए कोई भी चीज निजीकरण, व्यवसाय, उद्यम, एजेंसी हो गया, उसको भी सार्वजनिक सेवा के स्वामित्व को उसको सार्वजनिक क्षेत्र हो गया। लेकिन निजी क्षेत्र मतलब वो अपने पर्सनल लाभ के लिए क्या करेगा, कोई भी चीज को स्थानांतरित कर सकता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, निजीकरण, मतलब वो अपने पर्सनल यूज कर सकता है। इससे मनुष्यों की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, तो भोजन, वस्त्र तथा आवास, यानी रोटी, कपड़ा तथा मकान, ये कह सकते हैं मनुष्य की 3 बेसिक जरूरतें हैं। ठीक है। फिर अगला हमारे पास मानव विकास के 3 सूचकांकों को, तो देखिए 3 सूचकांक क्या, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा और आय तथा हमारे पास मानव विकास। ठीक है, ये फैक्टर करते हैं हमारे पास 3 विकास सूचकांक। ठीक है। फिर जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटकों पर बताइए, तो 3 प्रमुख घटक देखिए कौन कौन से, जन्म, मृत्यु और प्रवास है यहाँ हमारे पास। फिर सड़क परिवहन देखिए रेल परिवहन की तुलना में किस प्रकार सुगम है, तो देखिए सीधा बात है सड़क परिवहन जो रेल परिवहन क्यों अधिक सुगम है, क्योंकि सड़क परिवहन की पहुंच छोटे छोटे क्षेत्रों में होती है, रेल की नहीं हो पाती है। लेकिन सड़क मार्ग को बनाने में कम लगता है, जबकि रेल पटरी बिछाने देखिए बहुत अधिक समय और ये थोड़ा ज्यादा खर्चीला भी कह सकते होता है। फिर भारतीय कृषि की देखिए व्यवस्था क्या है कि यहाँ पर खाद्यान्न की प्रधानता है, फसलों की विविधता है, कृषि का देखिए यहाँ पर पुराना ढंग अपनाया जाता है। हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश आपको मालूम है, लेकिन वर्तमान स्थिति में कृषि प्रधान देश नहीं रहा। धीरे धीरे करके अभी लोग सीधा बातें कोई व्यवसाय करना चाह रहे, कृषि प्रधान देश समाप्त होने के कारण पे कह सकते हैं है हमारे पास। तो देश की कृषि जो खाद्यान्न प्रधान है, क्योंकि विशाल जनसंख्या के लिए भोजन जुटाना बहुत लक्ष्य है। कृषि जो कुल कृषि उत्पादन में 80% भाग खाद्यान्न का होता है। फसलों की यहाँ पर विविधता पाई जाती है, एक ही खेत में क्या बहुत टाइप के फसल उगाए जाते हैं। लोग आज भी क्या करते हैं, पुराने कैसे मेथड से क्या करते हैं, कृषि का जो खेती करने का तरीका अपनाते हैं, क्योंकि लोगों को देखिए सीधा बात है अभी भी लोग अशिक्षित है और निर्धन है, जिनका वो बड़े बड़े मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके पास अफोर्डेबल मनी भी नहीं है। अगला देखिए भू निमीकरण मतलब लैंड डिग्रेडेशन, तो देखिए इसको हम लोग कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो किसानों को देखिए जो रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल करते हैं प्रयोग के लिए, उनको भूमि के प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है, जैसे डीडीटी हो गया, ये सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, उन पर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। कई देशों में ऐसा हो चुका है, नगरीय तथा औद्योगिक जो हमारे घर से जो कचरा जल निकलता है वो भी सिंचाई के प्रयोग किया जाता है, और आपसी जल से होने वाले प्रदूषण को हम लोग कम कर सकते हैं। जो सड़ी गली सब्जियां होती हैं, पशु एवं मलमूत्र से जो औद्योगिक द्वारा बहुमूल्य खाद में, उसका हम लोग क्या सड़ा गला के उसको क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट यानी खाद के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह हम लोग भू निमीकरण को क्या कर सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं। फिर अगला सवाल है देखिए ग्रामीण बस्तियों की आकृति के आधार पर प्रतिरूप बनाना है, तो ये बेसिकली 3 टाइप का होता है, एक आयताकार होगा, वृत्ताकार होगा, और एक हमारे पास हो जाएगा तारे के आकार का प्रतिरूप हो जाएगा। ठीक है, ये 3 प्रकार के हमारे पास होते हैं कि ग्रामीण बस्तियों का आकार पर हम किस प्रकार, यहाँ पर देखिए जो आयताकार होता है इसका निर्माण समतल क्षेत्रों में होता है, यहाँ सड़कें जो होती है एक दूसरे को समकोण कोण बांटती है। वृत्ताकार क्या होगा, इसमें किसी तालाब अथवा झील के चारों ओर बस्तियों का निर्माण होता है। तारे के आकार का जो प्रतिरूप होता है, इनका निर्माण उन प्रदेशों में जहां पर बहुत सारी सड़कें क्या करती है, एक स्थानों पर मिलती है। फिर मानव के देखिए प्राकृतिकरण की व्याख्या करनी है, तो मानव के प्राकृतिकरण का अर्थ है मनुष्य और प्रकृति के बीच पूर्ण साम्राज्य। मनुष्य अपने आप को प्राकृतिक वातावरण का अनुकूल बनाते हैं और जीने के लिए क्या करते हैं, प्राकृतिक नियम का पालन करते हैं। जब तकनीकी का विस्तार हो जाता है, निम्न स्तर था, तब प्राकृतिक मनुष्य रहता है, लेकिन जैसे हम जानते हैं जो प्रकृति को सुनते हैं उनके कोप से डरते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। फिर अगला हमारे पास विश्व में देखिए जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने प्रमुख कारक, तो देखिए इसके बहुत सारे प्रमुख कारक है, भौगोलिक है, आर्थिक है। आप चाहे तो इसके बारे में कुछ और पॉइंट बना के लिख सकते हैं, याद रखिएगा एग्जाम में जितना बड़ा करके लिखिएगा बड़े में सवाल उतना ही ज्यादा बेनिफिट रहेगा, तो इसको चाहे तो आप अपने हिसाब से कुछ एक्सटेंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 15 नंबर। ठीक है, फिर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए भारत में जो चावल का उत्पादन होता है किस प्रकार होता है, किस प्रकार वितरण है, ये बात मैंने आपसे बच्चों को यहाँ पर लिख दी है, तो आप इसे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और कोई भी बच्चा अगर ज्योग्राफी को अगर या फिर कोई भी अगर आर्ट्स का बच्चा इंग्लिश में अगर रखे हुए सब्जेक्ट, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं ट्राई करूंगा कि जल्द से जल्द आप सभी बच्चों को जो आर्ट्स का प्रोसेक्शन है वो कंप्लीट आपको इंग्लिश में बता दूं सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, फिर 17 नंबर क्वेश्चन की भारत में देखिए सिंचाई की आवश्यकता क्यों है। सिंचाई मतलब सीधा बात है टाइम पे क्या करना, सीधा बात पेड़ पौधों को पानी देना टाइम पे, वो सिंचाई के अंतर्गत आता है। क्या क्या प्रमुख स्रोत है देखिए यहाँ पर मैं आपसे बच्चों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास का मापदंड होता है। क्यों क्यों क्या क्यों इसकी व्याख्या करना है हमें, तो किसी भी देश के देखिए आर्थिक विकास का जो ज्ञान होता है उस देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के द्वारा होता है। आधुनिक युग जो हमारा है वो व्यापार की युग है। प्रौद्योगिकी सीधा बात है टेक्नोलॉजी के उन्नत तथा यातायात के सामानों के विस्तार के कारण व्यापार में देखिए बहुत वृद्धि हुई। वर्तमान में विश्व के सबसे बड़े व्यापारिक देश उन्नत देश है, कम व्यापार वाले देश विकासशील है। औद्योगिक विकास के कारण अनेक देश जो कच्चे माल का आयात करके तैयार माल का निर्यात करते हैं। इस प्रकार देखिए विदेशी मुद्रा वो लोग प्राप्त करते हैं
और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी देश की आर्थिक संपन्नता का परिचय देता है। प्रति व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है आर्थिक विकास का मापक है, लेकिन अधिक जनसंख्या वाले देशों में अधिक व्यापार होते हुए प्रति व्यक्ति जो आय होता है यानी प्रति व्यक्ति व्यापार होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा 18th हो गया। और क्वेश्चन 19th हमारा मैप वाला क्वेश्चन है, जो मैं आपको एक प्रॉपर अलग से वीडियो में जब बनाऊंगा इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री जो भी सवाल जुड़ा हुआ छूट गया है वो कंप्लीट एक वीडियो में आप सभी बच्चों को बता दूंगा। ठीक है, तो ये था फिलहाल हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है और ज्योग्राफी सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, जहां पर सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव मैंने आप दोनों को डिस्कस कर दिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको दिल से ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्त शेयर करना मत भूलिएगा, और बाकी सारे के सारे मॉडल सेट्स चैनल पर सॉल्व कर दिए तो आप उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।